बॉर्डर की संगलाख चट्टानों के पीछे बने एक आरजी केबिन में बैठे कैप्टन आहत ने जब लड़ते हाथों से सैटेलाइट फोन का नंबर घुमाया तो उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे मालूम था कि दूसरी तरफ से उसकी माँ की ममता भरी आवाज सुनाई देगी जो उसके दिल का बोझ हल्का कर देगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? आहत की आवाज में इश्तियाक था और दूसरी तरफ से नासरा बेगम ने फोन उठाते एक लंबी आह भरी और बड़े लाड से बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरा शेर पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तेरी याद सताती है, बाकी तो घर में अल्लाह का बड़ा करम है, हर तरफ रौनक है और तेरी अमानत लाइबा का तो मैं इतना ख्याल रख रही हूँ कि मोहल्ले की औरतें मिसालें देती है कि सास हो तो ऐसी हो। आहत ने सुकून का सांस लिया, पूछा, अम्मी लाइबा कैसी है? उसकी तबीयत अब ठीक है ना? डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम का कहा था, क्या वो वाकई वक्त पर दवा और फल ले रही है? नासरा बेगम ने किचन में बर्तन धोती लाइबा की तरफ एक गसीली नजर डाली और फिर फोन में बड़ी शीरी आवाज में बोली, अरे बेटा तुम फिक्र क्यों करते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे अपने हाथों से बादाम वाला दूध पिलाया और अब वो कमरे में आराम कर रही है। डॉक्टर की क्या मजाक, जो मेरी बहू को थकने दे। मैंने तो उसे कह दिया कि लाइबा बेटी तुम बस लेटी रहा करो, घर के सारे काम तो मैं खुद चुटकियों में कर लेती हूँ। आहत का दिल खुशी से भर गया और तेल उलझाइया लहजे में कहा, अम्मी जरा लाइबा से बात तो करवाइएगा, बड़ी देर हो गई उसकी आवाज नहीं सुनी। नासरा बेगम ने फौरन मंत्रा बदला और कहने लगी, अरे राहत बेटा, अभी तो वो गहरी नींद सोई है, उसे थोड़ी देर पहले कमर में दर्द था तो मैंने सुला दिया कि बस वसूब की नींद खराब करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे भी तुम जानते हो कि इस हालत में उसे आराम की कितनी जरूरत है। आहत ने कुछ उदासी से कहा, जी अम्मी आप ठीक कह रही है, उसे सोने दे, बस उसका ख्याल रखें, मैं जब भी फोन करता हूँ वो अक्सर सो रही होती है। नासरा बेगम हंसकर बोली, अरे पागल लड़के, हमल में तो नींद ज्यादा आती है ना, और फिर मैं उसे इतना खिला पिला देती हूँ कि उसे गुनूद की छा जाती है। तुम बस अपनी सरहद की हिफाजत करो, क्या तुम्हारी बीवी मेरी बेटी बनकर राज कर रही है। उधर लाइबा ने जब आहत का नाम सुना तो उसके आंसू गिरे और उसे सिसकती हुई सास की तरफ देखा तो नासरा बेगम ने फोन पर हाथ रखकर उसे आंखों ही आंखों में खामोश रहने की धमकी दी और फिर दोबारा आहत से मुखातिब हुई थी, आहत बेटा सुनो, मैंने लाइबा के लिए देसी घी की पंजीरी बनाई है और कल सी ताजा सेबों का क्रेट मंगवाया। वो तो कहती है कि अम्मी आप इतना प्यार करेंगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी, मगर मैं उसे कहती हूँ कि तुम मेरे आहत की पसंद हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आहत ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सिर्फ फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे डर था कि शायद आप उसे पसंद ना करें, मगर आपने तो उसे सगी बेटी बना दिया। लाइबा कैसी लगती है? अब क्या उसके चेहरे पर रौनक आई? नासरा बेगम ने लाइबा की पीले जर्द चेहरे और उबड़ी हुई हड्डियों को देखा और झूठों से कहा, अरे बेटा उसका चेहरा तो गुलाब की तरह बहक रहा है, इतनी सुर्खी आ गई है कि पहचान ही नहीं जाती, बस तुम जब वापस आओगे तो उसे देखकर हैरान रह जाओगे। अच्छा बेटा फोन बंद करो, कभी लाइबा की नींद न टूट जाए, मेरी बातों से बस तुम दुआ कर लिया करो। आहत ने दुआ देकर फोन बंद कर दिया, मगर वो क्या जानता था कि जिस लाइबा को वो गुलाब कहा जा रहा था वो पिछले कई घंटों से भूखी प्यासी घर की सफाई कर रही है। नासरा बेगम ने फोन रखते लाइबा की तरफ रोक किया और कड़क कर बोली, क्या देख रही हो तमाशा? अब क्या तुम्हारा शोर तुम्हें बचाने आएगा? यहाँ से चुपचाप ये फर्श रख लो और खबरदार जो अगली बार फोन के करीब ही आई, अगर उसे लफ्ज भी पता चला ना तो याद रखना तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर दूंगी। लाइबा ने कांपते हाथों से पूछा, अम्मी जी आज से मेरी 1 मिनट बात करवा देती तो क्या हो जाता? नासरा बेगम ने उसका बाजू मरोड़ा और बोली, उससे बात करके तुमने रोना धोना था ना और वो परेशान हो जाता, फिर उसकी नौकरी पर असर पड़ता। क्या तुम चाहते हो कि कोर्ट मार्शल हो जाए? चुपचाप काम करो, ये ड्रामे बंद करो। आहत को तो मैंने ऐसा सब्ज़बाग दिखाया कि वो कभी सोच भी नहीं सकेगा कि इस घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो तो मुझे जन्नत समझता है और तुम एक बोझ हो जिसके गले पड़ गई हो। लाइबा खामोशी से फर्श पर चुप गई, जबकि बॉर्डर पर आहत की सोच कर पुरसुकून नींद सोने की कोशिश कर रहा था कि उसका घर दुनिया का बेहतरीन घराना है जहां मोहब्बत और सच्चाई का राज है। उसे क्या खबर थी कि सच्चाई तो कहीं गहरी तारीकी में दबी सिसकियां ले रही है और जिस आवाज पर वो एतबार कर रहा है वो दरअसल एक मक्कार शिकारी की आवाज है जो इसकी गैर मौजूदगी में उसके सबसे प्यारे रिश्ते को दीमक की तरह चाट रही है। सुबह के 5 बजे थे जब अभी आसमान पर सफेदी भी पूरी तरह नमूदार नहीं हुई थी कि बेगम नासिरा ने लाइबा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया।
कड़कदार आवाज में चिल्लाई, ओ बिस्तर तोड़ने वाली, उठ जा, सूरज सर पर आने वाला है और अभी तक तू किचन का चूल्हा भी नहीं जला सकी। लाइबा ने अपनी बोझल आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में सुइयां से चुभ रही हो। उसने हिम्मत करके सहारा लिया और दरवाजा खोला तो सामने बेगम नासरा हाथ में गंदा कपड़ा पकड़े खड़ी थी। लाइबा ने तभी आवाज में कहा, अम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, रात भर पेट में मरोड़ उठते रहे और सर भी चकरा रहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं 1 घंटा और लेट जाऊं। नासरा बेगम ने एक तमस्खराना कहका लगाया और लाइबा का बाजू पकड़े उसे बाहर की तरफ झटका दिया और बोली, बीबी वाह क्या बहाने तरसती है, तुमने तो चाहती कि मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ तुम्हारे नखरे उठाऊं और तुम शहजादियों की तरह बिस्तर पर पड़ी रहो। मेरे बेटे को तुमने फोन पर लूट लिया, मगर यहाँ मेरी हुकूमत है, अभी जाओ और पहले सहन की धुलाई करो और फिर नाश्ता बना। लाइबा ने लड़की के पास जाते दीवार का सहारा लिया और नकाहत से बोली, अम्मी जी डॉक्टर ने कहा था कि आखिरी महीनों में मुझे भारी काम नहीं करना चाहिए वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अब प्लीज मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नासरा बेगम ने पास पड़ा एक पुराना प्याला उठाया और उसमें कुछ काली सी चीज डालकर लाइबा के सामने पटक दी और बोली, ये डॉक्टर के पास जाने के लिए डरामे मेरे सामने ना क्या करो, ये ज्वाइन और काली मिर्च का कहवा से पियो और चुपचाप काम पर लग जाओ। मेरी माँ ने तो हमें कभी डॉक्टर की शक्ल भी नहीं दिखाई थी, हमने खेतों में हम काम किया करते थे, बच्चे चने थे, और तुम हो कि एक एक कदम उठाते नखरे दिखाते हो। लाइबा ने जब वो कड़वा कहवा पीने की कोशिश की तो उसे अक्काई आने लगी और वहीं जमीन पर बैठकर हाँफने लगी। नासरा बेगम ने उसे हमदर्दी दिखाने के बजाय पैर से ठोकर मारी और बोली, ये जो तुम जमीन पर बैठकर तमाशा कर रहे हो ना, इससे बेहतर है कि जाकर कपड़ों वाली बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर फैला दो। लाइबा ने लड़ती आवाज में कहा, अम्मी जी वो बाल्टी बहुत भारी है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरा दम घुटता है। नासरा बेगम ने गुस्से से उसके बाल पकड़े और मजीद उसके चेहरे के करीब लाकर बोली, अगर काम नहीं करना तो फिर रोटी की भी उम्मीद ना रखना, याद है ना कल रात में तुमने एक प्याज के साथ आधी रोटी खाई थी, अगर आज पूरे घर की सफाई ना हुई तो मैं हाथ को फोन करके कहूंगी कि तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज हो गई है और मेरा कहना ही नहीं मानती। लाइबा की आंखों से आंसू बह निकले और वो टूटे हुए लहजे में बोली, अम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आहत तो आप पर इतना भरोसा करता है, क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता? नासरा बेगम ने हंसकर जवाब दिया, अल्लाह का खौफ तो तब हो जब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें सुगर बना रही हूँ ना ताकि तुम मेरे बेटे का घर संभाल सको। अब बातें बंद करो और जाकर वो कपड़े फैलाओ वरना आज का नाश्ता भी नहीं मिलेगा। लाइबा ने बोझल कदमों से वो भारी बाल्टी उठाई तो उसके पेट में एक शदीद ठेस उठी थी, मगर वो खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे बार बार आहत की वो बातें याद आ रही थी कि लाइबा मेरी माँ तुम्हें बहुत ख्याल रखेंगी, तुम बस उनका एहतराम करना। उसे महसूस हो रहा था कि एक ऐसी कैद खाने में है जहां दीवारें भी खामोश है और उसका मुहाफिज कहीं दूर सरहद पर अपनी माँ की झूठी बातों पर यकीन किए बैठा है। नासरा बेगम नीचे खड़ी उसे मुसलसल हदायत दे रही थी कि देखना साबुन का एक दाग भी ना रहे और हर कोना चमकना चाहिए वरना मैं तुम्हारे कमरे का पंखा बंद करवा दूंगी। लाइबा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे और मेरे बच्चे को बचा ले वरना ये औरत मुझे जीती जी मार डालेगी। उसे लग रहा था कि उसके जिस्म का एक ऐसा जोड़ जवाब दे रहा है, मगर नासरा का जुल्म था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार नीचे से आवाज लगाती कि लाइबा अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना, क्या तुम चाहती हो कि मैं भूखी रहूं? लाइबा कपड़े फैलाने के बाद जब नीचे आने की कोशिश की तो उसका सर चकराया और वो सीढ़ियों से के जंगले को थाम कर वहीं बैठ गई और उसकी हिम्मत अब बिल्कुल खत्म हो गई थी। मगर नासरा बेगम की कड़वी बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। शाम के साय गहरे हो रहे थे और घर में एक अजीब सी मनहूस खामोशी छाई थी जब आहत ने बगैर किसी इत्तला के घर के सदर दरवाजे पर दस्तक दी। नासरा बेगम उस वक्त लाइबा को वर्ची खाने के फर्श पर बिठाकर उसे जली हुई रोटी के टुकड़े दिखाकर डांट रही थी कि दोबारा सालन में नमक ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारा सर इस चूल्हे में दे दूंगी। मगर जैसे ही आहत की मखसूस दस्तक उनके कानों में पड़ी उनके चेहरे की रंगत यकदम बदली और वो गुस्से की जगह एक मसनूई ममता ने ले ली। उन्होंने बिजली की सी तेजी से लाइबा का बाजू पकड़कर उसे उठाया और किसमिसाते हुए लहजे में बोली, अरे मेरी लाडली बहू तुम यहाँ फर्श पर क्यों बैठी हो, चलो उठो जल्दी से अपने कमरे में जाओ और ये मैला दुपट्टा बदलो, देखो तो
तुम्हारा रंग कितना पीला हो रहा है, मैं अभी तुम्हारे लिए ताजा ताजा जूस निकालती हूँ। लाइबा जो सास की इस अचानक तब्दीली पर हक्का बक्का थी, अभी कुछ बोलने लगी थी कि नासरा बेगम ने उसे जबरदस्ती कमरे की तरफ धकेला। सामने आहत को वर्दी में देखकर वो खुशी से नहाल होने का ड्रामा करने लगी और जोर से चलाई, अरे मेरा शेर पुत्र आ गया, देखो लाइबा आहत आ गया है, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा हमें सरप्राइज देगा। आहत ने माँ के पैरों को छुए और मुस्कुराते पूछा, अम्मी जान कैसी हैं आप, और लाइबा कहाँ है? फोन पर तो आप कहती है कि वो चलने फिरने से खासे है। नासरा बेगम ने आहत का हाथ थामकर उसे अंदर लाते बुलंद आवाज में कहा, अरे बेटा वो तो तुम्हारे इंतजार में घुल गई है, मैंने उसे अभी अभी जबरदस्ती लेटने का कहा था क्योंकि उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। आहत जब लाइबा के कमरे में दाखिल हुआ तो लाइबा बिस्तर पर गुमसुम बैठी थी। उसका चेहरा जर्द था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के साफ दिखाई दे रहे थे। आहत ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और पूछा, लाइबा तुम ठीक हो ना, और ये तुम्हारी रंगत ऐसी क्यों हो रही है, क्या तुम खाना ठीक से नहीं खा रही हो? लाइबा ने एक नजर कमरे के दरवाजे पर डाली जहां नासरा बेगम कान लगाई खड़ी थी। उसे बमुश्किल अपने आंसू रोके और मदम आवाज में बोली, जी आहत मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन हो जाती है ना, अम्मी जी मेरा बहुत ख्याल रखती है। आहत को लाइबा के लहजे में वो पहले वाली चहकार नजर ही ना आई। उसने गौर से लाइबा की कलाइयों को देखा जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। इसी दौरान नासरा बेगम हाथ पे दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। अरे बड़े प्यार से बोली, लाइबा बेटी ये लो अपना जाफरान वाला दूध पियो, देखो आहत के सामने पियो ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दे रही। लाइबा ने कपकपाते हाथों से वो गिलास पकड़ा जिसकी बूंद से अब गायियां दिला रही थी, मगर सास की आंखों में छुपी धमकी ने उसे पीने पर मजबूर कर दिया। आहत ने माँ को देखकर कहा, अम्मी अब वाकई कमाल है, मैं तो सरहद पर नाहक परेशान हो रहा था, मगर लाइबा कुछ खामोश क्यों है, क्या मुझसे कोई नाराजगी है या कोई और बात है जो तुम छुपा रही हो? लाइबा ने आहत की आंखों में देखा और उसके लब हिले थे कि नासरा बेगम बीच में बोल पड़ी, अरे आहत बेटा अब इसे बोलने में भी थकान होती है, डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा बातें ना करे, बस आराम करे, तुम जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए देसी मुर्गी का सालन बनाया है और लाइबा के लिए तो मैंने अलग से यखनी तैयार की है। आहत किचन की तरफ बढ़ा तो सिवा सच में बर्तनों का ढेर नजर आया जो भी थोड़ी देर पहले लाइबा धो रही थी। उसने सोचा कि अगर अम्मी अकेली घर संभाल रही है तो ये बर्तन अब तक क्यों पड़े। उसे शक की एक लहर ने बेचैन कर दिया। जब वो दोबारा लाइबा के पास आया और तन्हाई में पूछा, लाइबा सच बताओ क्या कोई मसला है, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, क्या तुम रोती नहीं हो? लाइबा ने आहत का हाथ सख्ती से पकड़ा और चाहा कि सब कह दे कि आहत मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे भूखा रखा गया, मुझे जलील किया जाता है। मगर ऐन उसी वक्त नासरा बेगम की आवाज गूंजी, लाइबा बेटी जरा देखना वो तुम्हारी दवाई की अलमारी की चाबी कहाँ है? लाइबा ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया और डर कर बोली, जी अम्मी मैं आती हूँ। आहत ने महसूस किया कि लाइबा उससे नजरें चुरा रही है और उसके हर जुमले के पीछे खौफ छुपा है। उसे अपनी माँ के ड्रामे पर शक होने लगा क्योंकि नासरा बेगम जरूरत से ज्यादा मेहरबान पड़ रही थी। आहत ने तय किया कि अब वो चंद दिन यही काम करेगा और अपनी आंखों से देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में इस घर की हकीकत क्या है। उसे लग रहा था कि लाइबा की खामोशी में कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा है जिसे वो अपनी माँ के एहतराम में देख नहीं पा रहा। मगर लाइबा के कपकपाते होंठ और बार बार दरवाजे की तरफ देखना उसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि यह सब वैसा नहीं है जैसा उसे बताया जा रहा है। आहत ने दिल में कहा, अगर मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होगा। मगर इसे अब सच्चाई तक पहुंचना ही था क्योंकि लाइबा की हालत किसी भी बड़े हादसे की वजह से उसकी तरफ इशारा कर रही थी। रात की स्याही जब घर के दरो दीवार पर छा गई तो आहत ने दबे कदमों से अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और लाइबा के करीब बिस्तर पर बैठ गया जो दीवार की तरफ रुक के साकित बैठी थी। उसने नहायत नरमी से लाइबा के कंधों से उसे थाम रखा था और सरगोशी में पूछा, लाइबा मेरी तरफ देखो, क्या हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा दीवार बन गया है? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या तुम मेरी वापसी की खुशी तुम्हें नहीं हुई क्या? या सरहद पर बैठे मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इस खामोशी की सूरत में दे रही हो? लाइबा के वजूद में एक थरथराहट सी पैदा हुई। उससे करवट पतली तो उसकी आंखें पानी से लबरेज थी मगर लबों पर जैसे किसी ने खौफ की मोहर लगा दी थी। कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक कमरे के बाहर से नासरा बेगम की खांसने की आवाज आई और साथ ही उनकी ऊंची आवाज भी सुनाई दी कि लाइबा बेटी वो आहत को ज्यादा तक न करना, वो बेचारा थका हारा है।
और हाँ, वो तुम्हारी कमर में दर्द वाली दवाई तो मैं अलमारी में रखना ही भूल गई, सुबह ही याद दिलाना। आहत ने गहरा सांस लिया और अपनी माँ की इस दखल अंदाजी पर थोड़ी कोफत महसूस की। उसने दोबारा लाइबा का हाथ थामकर दबाव डाला और कहा, लाइबा, अम्मी तो चली गई, अब बताओ क्या बात है? तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? क्या अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा या घर में कोई परेशानी है? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हारे खतूत, तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होती थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझे अजनबियों की तरह दिख रही हो? लाइबा ने आहत की आंखों में झांका तो उसे वहां अपने लिए बेपनाह मोहब्बत, फिक्र दिखाई दी। उसका दिल चाहा कि वो आहत के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़े और उसे बताया कि आहत, तुम्हारी माँ ने मुझे जीते जी मार दिया। वो जो तुमने दूध का गिलास देखा था, वो तरफ सिर्फ तुम्हारे सामने था। तुम्हारे पीछे मुझे बासी रोटी भी गिन कर मिलती थी। मगर जैसे उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसे सास की वो धमकी याद आ गई कि अगर तुमने आहत का सुकून बर्बाद किया तो उसे मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी कि वो तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा और तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? लाइबा ने झुरझुरी ली और अपना हाथ छुड़ाते हुए सर टचे में बोली, आहत, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बस मेरी तबीयत थोड़ी बोझल रहती है और शायद अब मेरा दिल किसी भी से बात करने को नहीं चाहता। आप बार बार सवाल करके मुझे परेशान ना करें। आहत को लाइबा का ये रूखापन एक ताज़ियाने की तरह लगा। उसे गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात से कहा, लाइबा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी तकलीफ बांटना मेरा हक है। क्या तुम्हें मेरी फिक्र का अंदाजा नहीं? या फिर वाकई अम्मी, जैसा अम्मी कह रही है कि तुम अब बदल गई और तुम्हें हर बात पर गुस्सा आता है? लाइबा ने कड़वा खून भरकर कहा, हाँ, शायद मैं बदल गई, शायद अब मुझे सुकून से सोना है। प्लीज आप लाइट बंद कर दे, मुझे सर में दर्द है। आहत साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लाइबा है जो उसकी एक झलक देखने के लिए खेलटू इंतजार करती थी। उसे लगा शायद लाइबा उससे नाराज है क्योंकि उसके मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो हामला होने की वजह से उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया, मगर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि लाइबा की आंखों में नाराजगी नहीं बल्कि एक गहरा कर और इल्तिजाइया रंग था जिसे उसे कुछ इशारे में समझाना चाह रही हो। मगर आहत की मर्दाना आना और मां पर अंधे एतमाद ने उसे इन इशारों को समझने ना दिया। उसे बिस्तर की दूसरी तरफ रुक गया और सोचने लगा कि क्या वाकई मोहब्बत इतनी जल्दी दम तोड़ देती है? उधर लाइबा अंधेरे में छुप कर दबे दबे अंदाज में सिसकियां ले रही थी और दिल ही दिल में अपने बच्चे से बातें कर रही थी कि मेरे बेटे, तुम्हारा बाप बहुत अच्छा है मगर अपनी माँ की बक्कारी के आगे बेबस है, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे बाप को सच नहीं बता पा रही क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। आहत को नींद नहीं आ रही थी और लाइबा की सांसों की तरतीब से समझ रहा था कि वो जाग रही है। उसने एक बार फिर कोशिश की और कहा, लाइबा, अगर तुम मुझसे किसी बात पर खफा हो तो साफ कह दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को बेचार हूं। बस ये खामोशी खत्म कर दो, ये मुझे मार देगी। लाइबा ने तकिए में मुंह छुपाकर जवाब दिया, आहत, खुदा का वास्ता है, सो जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी। आहत का सब्र जवाब दे गया। वो बिस्तर से उठा और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसे लगा कि लाइबा अब वो लाइबा नहीं रही जिसे उसने मोहब्बत की थी। उसकी जहन में वसवसे सर उठाने लगे क्योंकि माँ ठीक तो नहीं कहती, किसी ज्यादा सर पर न चढ़ाओ। आज जहन में टहलने लगा। जहां सर्दी अरूज पर थी मगर उसके अंदर की आग उसे ठंडक महसूस होने नहीं दे रही थी। वो जितना लाइबा के करीब जाना चाहता था, लाइबा उतना ही दूर भाग रही थी। और यही वो मोड़ था जहां नासरा बेगम की चाल कामयाब होती नजर आ रही थी क्योंकि उन्होंने मियां बीवी के दरमियान शक और खामोशी की एक ऐसी खलिज पैदा कर दी थी जिसे बांटना आहत के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका अपना गर्भ उसके लिए एक भूल भुलैया बन गया है जहां हर चीज एक नकाब ओढ़े हुए है और वो बेचारा हकीकत की तलाश में अंधों की तरह हाथ पांव मार रहा है। मगर सच्चाई तो बहुत भयानक थी जो अगले चंद सुबहों में उसके सामने एक धमाके की सूरत में आने वाली थी जिसका उसे वहमो गुमान भी नहीं था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने सहन में कदम रखा तो नासरा बेगम ने बड़ी महारत से अपना वार करने की तैयारी कर ली। आहत रात भर की बेचैनी के बाद जब किचन में अपनी माँ के पास गया तो नासरा बेगम ने एक लंबी आबरी और चूल्हे पर चाय का पतीला रख दे बड़े दुख भरे लहजे में बोली, आहत बेटा, रात तुम दोनों के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी कि लाइबा ने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है जब ये देखती हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हारे आने से वो खुश हो जाएगी मगर उसके तो तेवर ही नहीं मिल रहे। आहत ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए माथे पर हाथ रखा और पेशानी से
बोला, अम्मी समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है, वो मुझसे बात तक नहीं करती, ऐसा सलूक कर रही है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। नासिरा बेगम ने चाय का कप आहत के सामने रखा और आवाज को मजीद धीमा करके उसके करीब पहुंचते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर वहां पास सरहद पर परेशान हो गए तुम। मगर हकीकत यह है कि तुम्हारे जाने के बाद लाइबा बिल्कुल बदल गई है। अब वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। और जब मुझसे कहती हूँ कि बेटा थोड़ा हाथ बढ़ा दो, तो आगे से मुझे आंखें दिखाती है और कहती है कि आपका बेटा मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर नहीं लाया। आहत ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, क्या लाइबा ने आपसे ऐसा कहा? अम्मी वो तो बहुत लिहाज करने वाली है। नासिरा बेगम ने आंखों में मसनूई आंसू लाते हुए कहा, अरे बेटा ये सब सिर्फ तुम्हारे सामने है, उसका ढोंग है। जैसे ही तुम फोन बंद करते हो उसका असल रूप सामने आ जाता है। सारा दिन फोन हाथ में होता है और ना जाने किस किस से बातें करती रहती है। मैंने एक बार पूछा कि बहू इतना फोन क्यों इस्तेमाल करती हो, तो कहने लगी कि मेरी अपनी जिंदगी है, आप मुखैल ना करें। और आहत का पारा एकदम हाई हो गया। उसने मेज पर हाथ रगड़ते हुए कहा, फोन पर लगी रहती है, मगर अम्मी उसके पास फोन है ही नहीं, वो तो खराब हो गया था। नासिरा बेगम ने होंठ चबाकर फौरन बात संभालते बोली, अरे बेटा वही जो तुमने अपना पुराना फोन यहाँ छोड़ा था ना, शायद उसने तुमसे छुप कर रखा हो, एक ही छुपा दिया हो। मैंने उसे कई बार रात के ही हंसते हुए बातें करते सुना। मेरा तो दिल धक से रह जाता है कि मेरा भोला बादशाह बेटा वहां जान पर खेल रहा है और यहाँ ये बीबी रंगरलियां बना रही है। आहत की कशमकश अब इंतहा को पहुंच चुकी थी। उसे एक तरफ लाइबा को वो मासूम और जर्द चेहरा याद आ रहा था, दूसरी तरफ अपनी माँ की जुबान से निकलने वाले के जहरीले अल्फाज उसे अंदर से जला रहे थे। उसे सोचा कि क्या वाकई लाइबा दोगली हो सकती है। इसी दौरान लाइबा किचन के दरवाजे से आई तो नासिरा बेगम ने फौरन अपना लहजा बदला और बुलंद आवाज में बोली, अरे लाइबा बेटी आओ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए मक्खन का पराठा बनाया था, तुम तो खाती ही नहीं हो, बस सारा दिन अपनी सहेलियों पर फोन पर बातें करती रहती, थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखा करो। लाइबा हक्का बक्का रह गई थी और कांपती आवाज में बोली, अम्मी जी मेरे पास फोन कहाँ है, वो तो आपने 3 माह पहले ही मुझसे ले लिया था। कि आहत ने आपसे खुद बात कर ली होगी। नासिरा बेगम ने एकदम आहत की तरफ देखा और जोर से हंसकर बोली, देखो आहत देखो कैसे सफेद झूठ बोल रही है ये लड़की, अब तो ये मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाने लगेगी। लाइबा बेटा अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम इतना तो बोलो कि जो हजम हो सके। मेरे तुम्हें फोन क्यों लेना था आहत? लाइबा ने को गुस्से से उघूरते हुए बोला, लाइबा बस कर दो, तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। अम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है और तुम उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेबसी से बोला, आहत खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मेरे पास कोई फोन नहीं है और ना ही मैंने किसी से बात की है। अम्मी जी आप क्यों ऐसा कर रही है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नासिरा बेगम ने आहत का बाजू पकड़ा और बोली, आहत अब ये मुझसे बदतमीजी कर रही है, मैंने कहा था ना कि ये बहुत चालाक है, तुम्हारे सामने मसलूम बनती है और पीठ पीछे मेरा जीना हराम कर रही है। तुम ही बताओ क्या मैं इस उम्र में झूठ बोलूंगी? आहत ने लाइबा को झटकते हुए कहा, यहां से चली जाओ लाइबा, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मैं अपनी माँ की एक एक बात पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। तुम तो सिर्फ चंद साल पहले मेरी जिंदगी में आई हो। लाइबा रोती हुई अपने कमरे में चली गई और नासिरा बेगम के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आहत के चेहरे पर कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी से बोली, बेटा सब्र करो, ऐसी औरतें सिर्फ मुकर करना चाहती है, तुम बस इस पर नजर रखो, तुम्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी। आहत किचन से बाहर निकल गया मगर उसका जहन मफलूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था किस पर यकीन करे, लाइबा की आंखों में छुपा सच या माँ की जुबान से निकलता जहर। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी घर की बुनियादें हिल गई हो और एक ऐसे गिरदाव में फंस गया हो जहां हर लम्हा उसे डबोने की कोशिश कर रही हो। उसने फैसला किया कि वो अब लाइबा से फासला रखेगा ताकि वो खुद अपनी गलतियों का इतराफ करे, मगर वो नहीं जानता था कि खास फासला लाइबा को मौत के करीब लेकर जा रहा है और नासिरा बेगम की ये नई चाल मियां बीवी के मुकद्दस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का पहला कदम थी। आहत के दिल में लाइबा के लिए नफरत का बीज बो दिए गए थे और अब वो सिर्फ उस नफरत के तनावर दरख्त बनने का इंतजार कर रहा था। रात का पिछला पहर था और बाग की यखवस्ता हवाओं ने घर की खिड़कियों को बुरी तरह से झंझोड़ना शुरू किया। जब लाइबा के पेट में उठने वाले दर्द की ठेसों ने उसे नीम बेहोशी की हालत से झटका देकर बेदार कर दिया। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे उसके अंदर कोई चीज टूट रही हो। उसने अंधेरे में अपना हाथ पास लेटी आहत की तरफ बढ़ाया, मगर फिर उसे कल की वो तलख गुफ्तगू याद आ गई जब आहत ने उसे झटक कर कहा था कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाती हो, तुम जैसी औरत की मुंह लगना भी गुनाह है। लाइबा ने अपने होंठों पर होंठ दांतों तले दबा लिए ताकि कोई चीख बाहर न निकले और आहत की नींद खराब ना हो जाए। मगर जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो वो दीवारों का सहारा लेती और मुश्किल घुसट कर सास के कमरे तक पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले, मेरी जान निकल रही है। अम्मी जी मुझे अस्पताल ले जाए। लाइबा की आवाज इतनी नाफीफ थी कि उसे खुद पर ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। नासरा बेगम ने गुस्से से भरपूर अंगड़ाई ली और दरवाजा खोले बगैर वहीं से चिल्लाई, ओ मनहूस मारी, अब इस वक्त क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? क्या घर वालों को सुकून से सोने भी दोगी तुम? लाइबा ने दर्द की शिद्दत से दोहरे होते हुए जवाब दिया, अम्मी जी अल्लाह का वास्ता है मजाक न समझे, बच्चा हरकत नहीं कर रहा और मेरा दम घुट रहा है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। नासरा बेगम ने अंदर से कड़क जवाब दिया, कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारी नखरे हैं ताकि आहत को जगाकर तुम हमदर्दी बटोरो और मुझे उसके सामने पूरा साबित करो। चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाओ और अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर आई तो याद रखना सुबह नाश्ता भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये कोई दर्द वर्द नहीं है, बस गैस होगी, थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। लाइबा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने दोबारा हिम्मत जमा की और कहा, अम्मी जी अगर मुझे कुछ हो गया तो आहत को क्या जवाब देगी? मगर नासरा बेगम अब खामोश हो चुकी थी और लाइबा के हाथ दरवाजे से फिसल कर जमीन पर आ गिरे। इसी दौरान आहत को अपने कमरे के बाहर दबी दबी सिसकियां और किसी के गिरने की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने बिस्तर से पहले पहलू बदला और सोचा कि शायद लाइबा फिर से बाहर जाकर कोई नया तमाशा कर रही है ताकि मैं उससे मनाऊं। उसने खुद से कहा कि नहीं आहत, अब तुमने पिघलना नहीं है, माँ ठीक कहती है, इसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है तो ये तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी। उसे तकिया कानों पर रख लिया और अपने जहन में उठने वाले इन वसवसों को दबा दिया जो इसे पुकार पुकार के कह रहे थे कि बाहर कुछ गलत हो रहा है। आहत ने अपने दिल को समझाया कि लाइबा अब वो मासूम लड़की नहीं रही बल्कि वो एक मक्कार अदाकार बन चुकी है जो हर वक्त उसे उसकी माँ को लड़ाने की कोशिश करती है। बाहर सहन में लाइबा बेबसी से ठंडे फर्श पर पड़ी तड़प रही थी और इसके लोगों से निकली आखिरी फरियाद भी सास के कमरे के बंद लकड़ी से टकराकर वापस आ गई थी और उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था और वो बार बार अपने पेट को थाम कर कह रही थी कि मेरा बच्चे हिम्मत ना हारना, तुम्हारा बाप अपनी जाग जाएगा और हमें बचा लेगा। मगर आहत के कमरे का दरवाजा बंद रहा और नासरा बेगम की खराटों की आवाज फिजा में गूंज दी, चूंकि इस बात का सबूत थी कि इस घर में इंसानियत दम तोड़ चुकी है। और आहत को एक बार फिर दरवाजे पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसे झंझला कर कहा, लाइबा सो जाओ, क्यों आधी रात को सुकून बर्बाद कर रही हो मेरा? तुम्हारे ये डरामे अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। उसे क्या खबर थी कि जिस लाइबा को ड्रामाबाज कह रहा है वो इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और उसकी वही खामोशी जिसे आहत गरूर समझ रहा था दरअसल लाइबा की जान कई की अलामत थी। रात के इस पहर में जब सब सो रहे थे सिर्फ एक ममता थी जो अपनी बका की जंग लड़ रही थी और एक मकर था जो अपनी जीत पर मुतमईन सो रहा था, जबकि कैप्टन आहत अपने वहमो गुमान की दुनिया में कैद सच्चाई से कोसों दूर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापसी का रास्ता बहुत घुटन होने वाला था। लाइबा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसने हाँफते हुए अपने हाथों अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि उसे अब किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी और यही वो वक्त था जब वो घर की खामोशी किसी बड़े तूफान की नवीद सुना रही थी जो अगले सुबह आहत की जिंदगी को तहबाला करने वाला था। उसकी माँ की बनाई हुई झूठी जन्नत अब बिखरने के करीब थी, मगर उसकी कीमत बहुत भारी होने वाली थी जिसका आहत ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। रात को सन्नाटा जकड़ लेने वाली खामोशी में बदल चुका था और आहत के सीने में बेचैनी की एक अजीब सी लहर उठ रही थी जिसने उसे बिस्तर पर पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था। उसे प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उसने सोचा कि शायद ठंडा पानी पीने से उसके दिमाग में लगी आग कुछ कम हो जाएगी। वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में टटोलता हुआ कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में मध्यम सी रोशनी थी, मगर जैसे ही वो किचन के करीब पहुंचा उसे एक झज्जरी से क्योंकि किचन का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था और वहां से बर्फानी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। आहत ने दिल में सोचा, अम्मी तो कहती थी कि लाइबा सो रही है, तो मेरे किचन का दरवाजा इस वक्त खुला क्यों है? वो जैसे ही किचन के अंदर दाखिल हुआ उसकी हालत में जैसे कांटे चुप गए। सामने का मंजर देखकर उसके हाथों से
पानी का गिलास छूटकर चकनाचूर हो गया। लाइबा किचन के गंदे और ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसका आधा जिस्म बाहर सेहन की तरफ था, जहां अब भी बर्तनों का ढेर अधूरा पड़ा था और साबुन वाला पानी उसके गिर्द जमा होकर जम चुका था। आहत के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दीवाना मार आगे बढ़ा और लाइबा का सर अपनी गोद में रखा। लाइबा, लाइबा आंखें खोलो, ये क्या मजाक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहत ने उसके चेहरे को थपथपाया, मगर लाइबा का जिस्म बर्फ से ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसके होंठ सफेद थे और सांसें इतनी तेजी से उखड़ी हुई थी जैसे कोई परिंदा आखिरी बार फड़फड़ा रहा हो। आहत ने चीख कर अपनी माँ को पुकारा, अम्मी जान, जल्दी बाहर आए, देखें लाइबा को क्या हो गया। नासरा बेगम, जो शायद जाग ही रही थी, हड़बड़ा कर बाहर आए और मंजर देखकर एक लम्हे को ठटकी, मगर फौरन ही अपने असाब पर काबू पाते हुए बोली, अरे आहत बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत जिद्दी है। मैंने इसे मना किया था कि रात को बावर्ची खाने में ना जाना, मगर ये शायद चुपके से कुछ खाने आई होगी और इसे चक्कर आ गया होगा। आहत ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा और फटी हुई आवाज में बोला, अम्मी आप होश में तो है? जरा देखे तो सही। उसके हाथ साबुन से खुरदरे और ये खाने नहीं आई थी, ये यहाँ बर्तन धो रही थी, वो बर्तन जो आपने मुझे कहा था कि आप खुद धोती है। लाइबा का ये हाल देखकर मुझे बताएं कि क्या ये एक आराम करने वाली औरत का चेहरा है? नासरा बेगम ने बात काटने की कोशिश की, बोली, देखो आहत, मुझ पर चलाओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूं। हो सकता है इसने जानबूझकर खुद को गिराया हो ताकि तुम्हें दिखा सके। आहत ने लाइबा को अपनी बाहों में उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी खाली ढांचे को उठा रहा हो। लाइबा का वजन इतना कम हो चुका था कि आहत का दिल खून के आंसू रोने लगा। उससे माँ की तरफ देखे बगैर सर तेज में कहा, बस करें, बहुत हो गया आपका ये झूठ। लाइबा की ये हालत एक दिन में नहीं हुई, उसे महीनों से भूखा रखा गया है। उसे इस हालत में मजदूरी पर लगाया गया। आप तो कहती थी कि वो शहजादियों की तरह रहती है। क्या शहजादियां किचन के फर्श पर बेहोश मिलती है? लाइबा ने हल्की सी आंख खोली और आहत के कपड़ों को अपने कमजोर हाथों में मुट्ठी में भर लिया और बहुत मध्यम आवाज में बोली, आहत मुझे बचा, मेरा बच्चा हरकत नहीं कर रहा है। अम्मी जी ने कहा था अगर मैंने ये देख के साफ नहीं किया तो मुझे कमरे में नहीं जाने देंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आहत ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने लाइबा को संभाला और गाड़ी की चाबी उठाई। नासरा बेगम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकना चाहा और बोली, आहत मेरी बात सुनो, ये सब इसका मक्कड़ है, तुम इसे अस्पताल ले जाकर पैसे जाया मत करो। मैं इसे अभी घर का बना हुआ जो शाना पिलाती हूँ, ये ठीक हो जाएगी। आहत ने एक झटके से अपनी माँ का हाथ परे किया और दहाड़ कर बोला, अम्मी हट जाए मेरे रास्ते से, खुदा का वास्ता है अब अपनी जुबान अब आप बंद रखें। आपकी इस ममता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सरहद पर दुश्मनों की गोलियां सहने के लिए तैयार था, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे घर के अंदर ही एक ऐसा जल्लाद बैठा है जो मेरी माँ और मेरी बच्ची और मेरी बीवी का कातिल बनता जा रहा है। आहत लाइबा को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और पीछे नासरा बेगम खड़ी बुड़बुड़ाती रही कि देखो कैसे जुई का गुलाब बन गया, मेरी एक नहीं सुन रहा। मगर आहत को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ लाइबा की वो खड़ी सांसें सुनाई दे रही थी जिसे मनामत कर रही थी कि कैप्टन आहत तुम सरहद तो जीत गए मगर अपना घर आ गए। उसे याद आ रहा था कि कैसे अपनी माँ की हर बात पर आमीन कहता था और लाइबा की खामोशी को उसका गरूर समझता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाहगार है जिसने एक मासूम जान को उस जहन्नुम में अकेला छोड़ दिया था। गाड़ी स्टार्ट करते आहत ने लाइबा के माथे पर हाथ रखा जो अब भी आग की तरह तप रहा था। उसने दिल में अहद किया कि अगर आज लाइबा को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को और अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। उस सड़क पर गाड़ी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद दोहरा रहा था, जबकि लाइबा नींद बेहोशी में सिर्फ एक ही लफ्ज दोहरा रही थी, क्या आहत मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी खिदमत ना कर सकी। आहत का जी चाह रहा था कि अपना सर श्रिंग पर मार दे, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि उसकी माँ की बताई हुई जन्नत दरअसल एक भयानक दोजख थी जिसका ईंधन उसकी अपनी मोहब्बत बन रही थी। वो बार बार लाइबा से कह रहा था कि लाइबा आगे खोदो, देखो मैं आ गया, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, अब तुम्हें कोई बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। मगर लाइबा की गर्दन एक तरफ टलक गई और आहत की चीखों ने रात के सुनाटे को चीर दिया। उसे लग रहा था कि इस वक्त उसके हाथों से वो रेत की तरह फिसल रहा है और वो सच्चाई जिसे पहले नजर आनी चाहिए थी एक भयानक डरावने ख्वाब की तरह उसके सामने खड़ी थी, जिसका अंजाम शायद बहुत अबरनाक होने वाला था। अस्पताल की इमरजेंसी लाइट्स की जर्द रोशनी में आहत पागलों की तरह स्ट्रेचर्स के साथ भाग रहा था और उसकी कमीज पर लाइबा के ठंडे पसीने की मिट्टी के निशान लग रहे थे।
जैसे ही डॉक्टर ने लाइबा को मुआयने के लिए अंदर भेजा, आहत बाहर बरामदे में सिर थाम कर बैठ गया। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था और उसे बार बार अपनी माँ की वो आवाज सुनाई दे रही थी कि वो तो शहजादियों की तरह रहती है। तकरीबन आधे घंटे बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर निकली। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और नाकारी थी। आहत फौरन खड़ा हुआ और लपक कर उनके करीब पहुंचा। डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो ठीक है? बच्चा सलामत है ना? डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतारकर जेब में डाली और आहत को सर से पांव तक ऐसी नजरों से देखा जो मलामत से बड़ी थी। आप उस औरत की शौहर हैं? उन्होंने खुश लहजे में पूछा। आहत ने बेचैनी से सर हिलाया तो डॉक्टर ने एक लंबी आह भरी और बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पर्सनैलिटी तो बताती है कि आप मुल्क की हिफाजत करते हैं, मगर क्या अपनी बीवी की हिफाजत करना आपके फ्राइज में शामिल नहीं था? ये औरत जिसे आप यहाँ लाए हैं ये मरीजा नहीं है, ये एक लाश है जिसे जिंदा रहने के लिए जरा बराबर भी सहारा नहीं दिया गया। आहत का हलक खुश्क हो गया। उसने हकलाते हुए पूछा, डॉक्टर अब क्या कह रही है? मेरी माँ तो कहती थी कि उसे बेहतरीन खाना और दूध पिलाती है। डॉक्टर ने तलखी से हंसते हुए कहा, कैसा खाना और कैसा दूध जनाब? उस औरत के जिस्म में खून का एक कतरा तक नहीं है। उसके माथे में पिछले 24 घंटों से सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। वो फाकों से मर रही है और उसके हाथ पांव की रंगत बता रही है कि उसे शदीद सर्दी में भारी मुशक्कत पर लगाया गया था। उसकी कलाइयां देखी, नीली पड़ चुकी है। क्या आपको घर में हमला औरतों से बर्तन दिलवाए जाते हैं? आहत के सीने पर जैसे किसी ने हिथौड़ा मारा। उसकी जुबान गंग हो गई। डॉक्टर ने बात जारी रखते हुए कहा, उसकी कमर की हड्डी पर निशानात है, जैसे उसे किसी सख्त जगह पर लिटाया गया हो या उसे जमीन पर बैठकर काम करने पर मजबूर किया गया हो। आपको मालूम भी है कि वो किस अजियत से गुजर रही है? उसकी हालत इतनी नाजुक है कि अपने बच्चे को दूध दिलाने के भी काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अपने जिस्म में जान नहीं है। वो बार बार बेहोशी में एक ही लफ्ज दोहरा रही थी कि मुझे बर्तन धोने दे और नामी नाश्ता नहीं देगी। आहत की आंखों से जब्त के बंधन टूट गए और फिर वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। डॉक्टर ने करीब आकर थोड़ी नरमी मगर तोड़ टोक लहजे में कहा, कैप्टन साहब, ये मेडिकल केस नहीं है, ये एक मुजरिमाना गफलत है। अगर इस औरत को आज यहाँ ना लाया जाता तो कल सुबह तक आप 2 जनाजे उठा रहे होते। उसके जिस्म में विटामिन और आयरन की इतनी कमी है कि उसका बच्चा पेट में ही दम तोड़ने वाला था। हमने उसे ड्रिप लगा दी है, मगर उसे दवाओं से ज्यादा खुराक और मोहब्बत की जरूरत है, जो शायद आपके घर में उसे कभी नहीं मिली। आहत ने रोंदी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरी माँ तो मुझे रोज फोन पर कहती थी कि लाइबा बहुत खुश है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सर्द लहजे में बोली, माएँ हमेशा सच्ची नहीं होती और शौहर हमेशा बेदार नहीं होते। आपने अपनी आंखों की बजाय अपनी माँ के अल्फाज पर यकीन किया और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी जाकर उसके लिए खून का इंतजाम करें और अगर हो सके तो अपने जमीर से पूछें कि क्या आप इस जुल्म के बराबर की शरीक नहीं थे? आज अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई है। उसे याद है कि कैसे उसने लाइबा को झिड़का था जब वो खामोश रहती थी। उसे याद है कि कैसे उसने इसे ड्रामाबाज कहा था जब वो दर्द से तड़प रही थी। उसे लगा कि वो कितना बड़ा गुनाहगार है जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी उन शाकारियों के हवाले कर दी थी जिन्होंने उसे बोटी बूटी करके खा लिया था। आहत के दिल में अपनी माँ के लिए एक ऐसी नफरत पैदा हुई जिसने ममता के हर तस्वीर को जला कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि जो सच्चाई उसे सरहद पर छुपाई रहती थी वो अब एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आई है जिसका सामना करना उसके लिए अब नामुमकिन था। उसने फैसला किया कि वो मजीद खामोश नहीं रहेगी और लाइबा के हर आंसू का हिसाब उन लोगों से लेगा जिन्होंने उसके घर को कब्रिस्तान बना दिया था। आज जब अस्पताल की वो भयानक रिपोर्ट जेब में डालकर घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मसनूई खामोशी थी जिसके पीछे तूफान छुपा था। नासरा बेगम किचन में कुर्सी डाले मजे से चाय पी रही थी। आहत को देखते उन्होंने प्याला मेज पर रखा, बड़ी बेचैनी का ड्रामा करती हुई बोली, अरे आहत आ गई तुम? मैं तो मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी कि लाइबा खैरियत से हो। डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा तो डर के मारे ही बुरा हाल हो रहा है। वो तो है ही कमजोर, जरा सी तकलीफ सहरीफा थी। आहत ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए बहुत मध्यम लहजे में कहा, अम्मी, डॉक्टर ने कहा कि बस मामूली कमजोरी है, थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं उसे लेकर आऊंगा अभी, और उसे वहीं दाखिल रखा है। नासरा बेगम के चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ी और उन्होंने तपाई से बिस्किट उठाते हुए कहा, देखा, मैंने तो कहा था ना कि वो ड्रामे कर रही है, बस तुम उसे लेने चले गए।
और बिला वजह हस्पताल का खर्चा कर दिया। खैर अब आ गए हो तो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोश्त भूना है। आहत ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और कहा, जी अम्मी, अब ठीक कहती है, शायद मैं भी ज्यादा जज्बाती हो गया था। वैसे लाइबा के कमरे की अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे उसके कुछ कपड़े चाहिए थे। नासरिया बेगम ने चाबियों का गुच्छा लटकाते हुए कहा, अलमारी में क्या रखा है? उसके पास सब पुराने चीथे रही तो है। मैंने तो उसे कहा था कि नए कपड़े सिलवा लो, मगर वो तो सुस्ती की मारी है। आहत चाबी लेकर कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां लाइबा की अलमारी में उसके वो कीमती सूट जो आहत ने खुद खरीदे थे गायब थे, और वहां सिर्फ चंद पोसीदा जोड़े पड़े थे। वो बाहर आया तो नासरिया बेगम किचन में बड़बड़ा रही थी कि अब ये मुसीबत घर आएगी तो फिर नखरे दिखाएगी। आहत किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मी, लाइबा को वो रेशमी जोड़े कहाँ गए जो मैं पिछली ईद पर लाया था? नासरिया बेगम ने हड़बड़ा कर जवाब दिया, अरे वो तो मैंने खुद ही किसी को दे दिए, कहती थी मुझे पसंद नहीं। तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि अब तुम कितने दिन की छुट्टी करो? आहत ने अपनी माँ के हाथ देखे जो बड़ी सफाई से सालन की बोटियां लग कर रहे थे और बोला, अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं लाइबा को अपने साथ ही बॉर्डर पर ले जाऊं, वहां का मौसम उसे रास आ जाएगा। नासरिया बेगम ने फौरन हाथ रोका और ऊंची आवाज में बोली, तौबा करो आहत, वहां जंग के मैदान में उसे ले जाओगे? वो तो यहाँ एक गिलास पानी खुद दे उठाती है, वहां तुम्हारे जीना हराम करेगी। उसे यही रहने दो, मैं हूं ना उसकी देखभाल के लिए। आहत ने दिल में सोचा कि माँ आप ही है उसे खत्म करने के लिए, मगर जुबान से सिर्फ इतना कहा, जी अम्मी, आपकी बात में वजन है। इसी दौरान नासरिया बेगम का फोन बजा। दूसरी तरफ अपनी किसी रिश्तेदार से बात करने लगी और हर हाथ दीवार की ओट में खड़ा उनकी गुफ्तगू सुनने का लगा। नासरिया बेगम हंसकर कह रही थी कि हाँ आपा, आहत आ गया है, लाइबा को अस्पताल छोड़ा है, जो अच्छा है, कुछ दिन सुकून रहेगा, और ना उसका मनहूस चेहरा देखकर तो मेरा खाना हजम ही नहीं होता था। आहत ने उसे बहुत सर चढ़ा रखा है। अब मैंने आहत के कान भर दिए कि वो किसी और से फोन पर बातें करती है। अब देखना वो खुद ही उसे तलाक देकर निकालेगा। आहत का फोन खून खोलने लगा। उसका जी चाह के वहीं जाकर अपनी माँ का गिरेबान पकड़ ली, मगर उसने खुद को रोका क्योंकि इसे अभी वो आखिरी बार देखना था जो लाइबा के वापस आने पर करने वाली थी। नासरिया बेगम फोन रख कर पलटी तो आहत सामने खड़ा था। उन्होंने घबरा कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहत ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस देख रहा था कि आप कितना थक जाती है मेरे लिए। नासरिया बेगम ने फातिहा अन्नाना अंदाज में कहा, मैं तो थकती ही तुम्हारे लिए बेटा, बस अल्लाह तुम्हें हिदायत दे कि तुम इस मक्कार औरत को पहचान सको। आहत ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मी, बहुत जल्द मैं उसे पहचान लूंगा और इस घर का फैसला भी कर दूंगा। वो अपने कमरे में चला गया जहां लाइबा की खुशबू अभी तक बाकी थी। उसे एहसास हुआ कि कितने बड़े सांप के साथ जिंदगी गुजारा है जो ममता का लबादा ओढ़े हुए था। उसने फोन निकाल कर अस्पताल कॉल की और नर्स से कहा, लाइबा को अभी डिस्चार्ज ना करे, मैं कल सुबह उसे लेने आऊंगा। वो चाहता था कि आज की रात वो उस घर में गुजार कर नासरिया बेगम के हर उस झूठ को रिकॉर्ड करे जो लाइबा की अदम मौजूदगी में उससे बोल रही थी। रात भर नासरिया बेगम आहत के पास बैठकर लाइबा की बुराइयां करती रही कि वो कैसे चोरियां करती है, कैसे पड़ोसियों से बातें करती है। आहत चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि वो किसी दलदल में उतर रहा है जहां हर लफ्ज एक गलाजत था। नासरिया बेगम ने कहा, आहत बेटा, कल जब वो आए तो उससे कहना कि वो अपने मेके चली जाए, उसकी माँ ने से कोई तमीज ही नहीं सिखाई। आहत ने धीमे से पूछा, अगर वो ना जाए तो? नासरिया बेगम ने तर्क कर जवाब दिया, तुम इसे धक्के देकर निकाल दूंगी, खनी मेरा घर है। आहत ने एक सख्त आवारी और कहा, बिल्कुल अम्मी, घर तो आप ही का है और इंसाफ भी अब आपका ही होगा। वो बिस्तर पर लेट गया मगर उसकी आंखें छत को घूर रही थी। वो सुबह का इंतजार कर रहा था जो वो लाइबा को लेकर आएगा और उस नापाक ड्रामे का हमेशा के लिए ड्रॉप सीन करेगा। उसे अपनी माँ की हर हंसी में लाइबा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वो मेडिकल रिपोर्ट उसकी तकिए के नीचे किसी बम की तरह दहक रही थी जो किसी भी वक्त फटकर उस घर के छोटे सुकून को राख कर सकती थी। आहत ने तय कर लिया था कि अब वो खामोश नहीं रहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अगली सुबह जब आहत अस्पताल से लाइबा को लेकर घर पहुंचा तो लाइबा के चेहरे पर खौफ की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार आहत का हाथ थामकर सरगोशी में कहती कि आहत प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़े, मुझे डर लग रहा है। अम्मी जी बहुत गुस्से में उनकी। आहत ने बहुत सख्त से काम लेते हुए लाइबा को कमरे में लिटाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, लाइबा तुम बस आराम करो, मैं यही हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
वो लाइबा को लुटाकर बाहर निकला तो नासरा बेगम किचन से बरामद हुई और माथे पर त्योरी चढ़ाकर बोली, अरे आ गई है बीबी, अभी तो मैंने सोचा था कि कुछ दिन और सुकून से गुजारेंगे। आहत देखो, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसकी नखरी अब मैं नहीं उठाऊंगी। आहत ने खामोशी से अपना मोबाइल निकाला और कमरे के पर्दे के पीछे छुपकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। नासरा बेगम समझी कि आहत बाहर चला गया तो गुस्से में तिल मिलाती हुई लाइबा के कमरे में दाखिल हुई और लाइबा का कंबल खींच कर से बेड से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी और जोर से चिल्लाई, ओए उठ ड्रामेबाज औरत, आहत के सामने तो तुमने बड़े तमाशे लगाए थे कि तुम बेहोश हो गई हो। अब उठ और जाकर वो ढेरों कपड़े दो जो इतने दिन से ही पड़े हैं। और खबरदार जो आहत को एक लफ्ज भी कहा, वरना मैं उसे कहूंगी कि तुमने अस्पताल में किसी गैर मर्द से बात की है। मैं तुम्हारा किरदार ऐसा दागदार करूंगी कि वो तुम्हें अपनी जूती की नोक पर रखेगा। लाइबा रोते उनकी पाँवों में गिर गई और बोली, अम्मी जी खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा बच्चा खतरे में है, मैं अभी बर्तन नहीं धो सकती। नासरा बेगम ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, बच्चा मरता है तुम मर जाए, मुझे तो वैसे भी तुम्हारी औलाद नहीं चाहिए। मैं तो चाहती कि तुम इस घर से बस दफा हो जाओ ताकि मैं आहत की शादी अपनी भांजी से कर सकूं। तुम तो एक बोझ हो जो मेरे बेटे के गले पड़ गई हो। अभी आहत बाहर गया है, उसके आने से पहले किचन साफ हो जाना चाहिए, वरना आज रात तुम्हें सहन में सोना पड़ेगा। आहत जो पर्दे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, उसका खून खौल उठा और वो एकदम से सामने आया और गर्ज कर बोला, बस करें अम्मी जी, बहुत हो गया आपका ये काला खेल। नासरा बेगम आहत को देखकर साकित रह गई, उनके चेहरे पर रंगत उठ गई और वो हकलाते हुए बोली, आहत बेटा तुम यहाँ कब आए? मैं तो उसे प्यार से समझा रही थी कि बेटा थोड़ा चला फिरा करो। आहत ने अपना मोबाइल उनके सामने किया और सर तहजे में कहा, मैं सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपकी वो ममता भी और वो जहर भी जो आप मेरी गैर मौजूदगी में उगलती रही है। आप तो कहती थी कि लाइबा आपकी बेटी है, क्या माओ के ऐसे रूप भी होते? आपने मेरे बच्चे की मौत की तमन्ना की, आपने उस मासूम पर वो बहतान लगाए तो कोई दुश्मन भी ना लगाए। नासरा बेगम ने रोने का ड्रामा शुरू किया और बोली, आहत तुम अपनी माँ पर एक पराई औरत के लिए शक कर रहे हो? मैंने तुम्हें पाला है। आहत ने उनकी बात काट कर कहा, आपने मुझे पाला है मगर आज आपने मेरे अंदर के बेटे को मार दिया है। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट भी देख ली और अब आपका ये चेहरा भी देख लिया है। अब इस घर में आपका कोई हुक्म नहीं चलेगा। लाइबा उठो, हम इसी वक्त यहां से जा रहे हैं। लाइबा ने हैरत और खुशी की मेरे जुले तासुरात से आहत को देखा। नासरा बेगम चिल्लाने लगी कि आहत तुम इस मनूस के साथ गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आहत ने मुड़कर देखा और कहा, अम्मी जी मरा हुआ मुंह तो आपने लाइबा का देखना चाहा था, मैं तो अपनी जिंदगी बचा रहा था। इस घर से बेहतर वो बॉर्डर की चट्टानें जहां कम से कम पीठ पीछे छुरा तो नहीं कौन बचा था। आहत ने लाइबा का सामान एक छोटे से बैग में डाला और इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। नासरा बेगम सही में खड़ी बदुआएं दे रही मगर आहत के कान अब पत्थर के हो चुके थे। वो लाइबा को लेकर छोटे मगर साफ सुथरे किराए के घर में मुंतकिल हो गया जहां सुकून ही सुकून था। कुछ हफ्तों बाद जब लाइबा की रंगत वापस आने लगी, वो बेहतर महसूस करने लगी, तो एक शाम आहत उसके पास बैठा, उसका हाथ थाम कर रो पड़ा, लाइबा मुझे माफ कर देना, मैं कितना अंधा था, मैंने अपनी माँ की झूठ को सच माना और तुम्हें इस जहन्नुम में अकेला छोड़ दिया। लाइबा ने उसके आंसू पूंछे और मुस्कुरा कर कहा, और अब सब ठीक है, आपको पता चल गया, यही मेरे लिए काफी है। आहत ने तय किया कि वो लाइबा को कभी किसी दुख का साहिब नहीं छूने देगा और द नासरा बेगम उस बड़े बंगले में बिल्कुल अकेली रखी। उनकी वो भांजी जिसके ख्वाब वो देख रही थी, उसने भी उनसे नाता तोड़ दिया क्योंकि आहत ने उसे पैसे देना बंद कर दिए थे। अब नासरा बेगम खुद किचन में बर्तन धोती थी और जब उनकी कमर में दर्द होता तो उन्हें लाइबा की उस सिसकियां याद आती जिन पर वो कह लगाती थी। अब वो हर फोन कॉल पर आहत का इंतजार करती थी मगर आहत अब फोन नहीं करता था क्योंकि उसके पास अब एक खूबसूरत जिंदगी और एक तंदुरुस्त बच्चा था। कहानी का इख्तिताम इस सबक पर हुआ कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना, एक दिन सच्चाई के सामने ढेर हो जाता है और अपनों के लवादे में छुपे दुश्मन कभी सुकून की नींद नहीं सुबाते। लाइबा खुश थी क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत का कर्ज मिल चुका था और आहत एक जिम्मेदार शौहर बनकर अपनी नई दुनिया बसा चुका।